वाइगॉस्की की अब हम बात कर लेते हैं। तो वाइगॉस्की क्या कहते हैं? वाइगॉस्की की थियरी का नाम 1 नंबर का क्वेश्चन है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉस्की कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर। बात ठीक है नहीं है विनोद? बताओ फटाफट से। देख रहे हो विनोद, निशा छोटी बच्ची है, ऐसा ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं लोग कमेंट में। तुमको जाना मांगता है? मत जाओ यार, मैं छोड़ दूंगी तुमको, मन नहीं लगता यार फिर। देखो एक बार, निशा छोटी बच्ची है कि नहीं पता नहीं, बट पानी तो मैं ही पिला रही हूँ। चलो समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, बता दो अपने घर वालों को कि मैं आज क्लास के बीच में लेट के, फैल के, ब्लैंकेट ओढ़ के और चैटिंग कर रही हूँ, हैं यार क्या? देखो एक बार, ये भी जरूरी काम होता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं समझते हैं। वाइगॉस्की कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा हम पे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो बता दीजिए, नहीं भी हो रही है तो भी आप बता सकते हैं। थियरीज दोनों करेंगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। अभी तक हम अगर देखें तो 4-6 घंटे की क्लास हमारी लग चुकी है सीडीपी पे, तीसरा दिन है ये। निशा कौन है? निशा एक भूत है। निशा बेसिकली आपकी पोल वाली दीदी है। जब क्वेश्चंस होते हैं तो पोल लगता है लेट्स लर्न पे साथ में। देखिएगा, और भी बहुत सारी पहचान इनकी है, बट अभी के लिए इतना ही काफी है। देखिए, तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक यानी एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। यह एक सामाजिक रचनावादी है। हंस रही हो? कर ले, पढ़ ले, बहुत सीरियस बातें चल रही हैं, मजाक सिर्फ मैं कर सकती हूँ। कह रही है, मैंने सोचा मुझे बोला जा रहा है कि बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, मतलब सीरियसली भूत बन गई तुम। देख रहे लोगों की फैंटेसी कैसी कैसी है। तो रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, एक सामाजिक रचनावादी थे, यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रहे ये। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वो व्यक्ति जो कहे कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, समाज के माध्यम से, समाज में अंतःक्रिया करके, एक्टिविटी करके। हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, कहा जाता है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। भाई जिन 5 लोगों के आसपास आप रहते हो उन्हीं का औसत हो आप। क्यों? क्योंकि समाज और संस्कृति में इंटरेक्शन से, बातचीत से, रहने से क्या होगा? हमारी बुद्धि, हमारा संज्ञान विकसित होगा। तो थियरी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही है। मुझे भी लगा खतरनाक लोग हैं। देखिए, तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित इन्होंने किया। भाई एक बच्चा है जो, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, अभी आएंगे इस पॉइंट पे। पहले 3 पॉइंट्स इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समझे हैं। अभी हम जमानों से बात कहते आ रहे हैं कि SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये क्या है? ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में सेट हैं तो 90% चांस है कि आप वाइगॉस्की के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यानी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है इनकी थियोरी में। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सामाजिक सृजनवाद के जनक, यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद के जनक हैं ये। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ये हमें पता है। किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, इसलिए इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया, या मैं कहूं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जैविक परिप्रेक्ष्य को इग्नोर कर दिया वाइगॉस्की ने। जो जैविक पक्ष है उसको इग्नोर कर दिया वाइगॉस्की ने। ये इनका क्रिटिसिज्म है, ये इनकी आलोचना है। जैसे कि भाई बायोलॉजी भी कुछ है, इसको महत्व नहीं दे रहे, जीन्स भी कुछ है, महत्व नहीं दे रहे उस लेवल का जिसका मिलना चाहिए। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनका सोचना समझना, ज्ञान का निर्माण सामूहिक प्रक्रिया यानी ग्रुप में सिखाने से होगा। तो जब भी आपको ऑप्शन में ग्रुप की बात चलती हुई दिखाई दे और वाइगॉस्की कहीं पूछा हो तो समझ जाइएगा कि यस, वाइगॉस्की बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करेंगे कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके, कोऑपरेट करके, असिस्ट करके, साथी समूह में पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। ये बात वाइगॉस्की ने कही है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, मतलब सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। क्लियर है बात या कोई दिक्कत है? कौन है ये व्यक्ति? निशा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद बोल दीजिए। पर्दे के पीछे उनका हमारे लिए बहुत योगदान है। प्रगति, मेरे ही आंसू आ गए ये सुन करके। अब मैं निशा दीदी को सिर्फ थैंक यू ही बोलूंगी, अब मैं आगे नहीं डिस्कशन कर पाऊंगी। चलो इनको पार्टी दे देती हूँ, मजाक कर रही हूँ। आ जाओ। वाइगॉस्की सुन रही हो तुम? लड्डू मत हो जाना खुश हो के तारीफ। देखिए वाइगॉस्की के
वाइगॉस्की के अनुसार ये विकास क्या है? सतत प्रक्रिया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बीच में अगर तुमने डिस्टर्ब किया या आप लोगों ने भी, देखना एक बार। सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एज पर वाइगॉस्की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई क्वेश्चंस में, ऑनलाइन में स्पेशली, कि डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इन्होंने कोई एज की बात नहीं की, इसलिए विकास सतत हो गया। पियाजे ने स्टेजेस की बात की है, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं किसको? विकास को या डेवलपमेंट को। तो विकास यानी डेवलपमेंट पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूअस है, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है। ये एक इन दोनों का बीच बड़ा डिफरेंस हो गया, और लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर के एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है दोनों के बीच। ठीक, तो डिसकॉन्टिन्यूअस यानी और निरंतर है, स्टेजेस में होता है, और 15 साल तक मैक्सिमम हो जाएगा संज्ञान का विकास। ये कह रहे हैं सतत है, कोई स्टेज नहीं चाहिए। किस माहौल में आप रह रहे हैं, किन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, वही आपको बना देंगे। एज वेज, अभी हमारी एक लर्नर है, उन्होंने शायद 15 साल की उम्र में सीटेट क्रैक किया था, और अच्छे नंबर उनके आए थे। आई थिंक हरियाणा से आई थिंक हैं वो, और कभी मौका लगा तो मिलवाएंगे। बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनके मेल आते हैं सीटेट से लेके आजकल डीट प्लस भी का रिजल्ट आता है, या जिस भी चीज का, जिस भी स्टेट में। बहुत कम लोग होते हैं जहां पे इंटरव्यू हो पाता है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत व्यस्त रहती हूँ, और बहुत सारे मेल्स तो छूट ही जाते हैं। कई लोग तो इधर उधर से नंबर निकाल करके पता कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, कभी उनसे मिलवाएंगे। तो 15 साल की उम्र, ये मेरे लिए भी पहला ही केस था जब मैंने सुना कि 15 साल की उम्र में किसी ने सीटेट किया है। ठीक, और अभी वो पूरी तैयारी में जुटी हुई भी होंगी शायद इस समय आगे के लिए। तो डिसकॉन्टिन्यूअस उन्होंने कहा है कि मेरे आगे जब एग्जाम क्लियर होगा तब मैं आपके साथ डिस्कशन बिल्कुल करने की इच्छुक हूं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ? एज इज जस्ट अ नंबर हो जाएगी एज पर वाइगॉस्की। ठीक, तो ये बात हम समझ गए कि जो हमारी थिंकिंग या जो भी हमारी, बेसिकली इन्होंने अपने 2 बच्चों को देखा और पाया कि जब वो उनके साथ किचन में काम करते थे, तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही सीख जाते हैं समाज से, अपनी संस्कृति से, है ना। वो आपको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं मिली। ठीक, तो जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। एक चीज है प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पे बहुत पहले आया हुआ है, तो आजकल ऑनलाइन एग्जाम में भरोसा नहीं है कब कहां से क्या पूछ लें। तो प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन यानी आंतरिकीकरण की प्रक्रिया। के 2 बच्चे हैं या बच्चे हैं जो ग्रुप में बैठे हुए हैं। एक बच्चे ने अपना कोई विचार दिया, इसका एक थॉट सुना, दूसरे बच्चे ने भी सुनी ये बात, तीसरे बच्चे ने कुछ बोला और अपने अंदर इस बात को भर लिया और फिर अपना एक थॉट दिया। इसी को इंटरनलाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए किसी बात पे चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, और आपको किसी ने कोई तर्क दिया, अब आपने उसकी बात को अपने दिमाग में भरा, इंटरनलाइज किया, उस बात को अंदर जाने दिया और उसके बेसिस पे अपनी एक समझ बना करके चर्चा की। ये है इंटरनलाइजेशन, जिसकी बात वाइगॉस्की कर रहे हैं कि आप मान लीजिए आप रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी संस्कृति में ग्रंथ चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं आसपास, उनको आप इंटरनलाइज करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? वाइगॉस्की कह रहे हैं। रटना नहीं है इंटरनलाइजेशन का मतलब, आप अंदर जाने दे रहे हैं फिर अपनी एक समझ विकसित कर रहे हैं। तो इंटरनलाइजेशन की जब बात आएगी तो वाइगॉस्की को याद कर लीजिएगा। ये चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, तो एक नंबर आपका ये श्योरिटी के साथ यहां इंश्योर हो जाएगा। अब 3 चीजें SCL, नोट्स नहीं पढ़े हैं प्लीज पढ़ लीजिएगा, वैसे तो ज्यादातर लोगों ने पढ़ लिए होंगे। सोशल इंटरेक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज पर वाइगॉस्की। सोशल इंटरेक्शन यानी समाज या सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज में जब हम इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल जाता है बच्चा, बात करता है, स्कूल सिर्फ पढ़ने थोड़ी जा रहा है, वो वहां का जो आसपास का समाज है, संस्कृति है, वहां पे डिस्कशन के लिए जाएगा, उससे उसकी समझ विकसित होगी, उससे बहुत सारी चीजें वो सीख जाएगा। ठीक है, सही है बात या नहीं? पंजाब से हूं मैं, ऑफलाइन नहीं ले पाऊंगी, कोई बात नहीं पूजा, कुछ ना कुछ करेंगे, डोंट वरी, इतना सारा सिलेबस तो करा ही रहे हैं। देखिएगा 12 बजे से क्लास चलेगी क्या, मुझे बर्थडे विश कर देना। शालिनी हैप्पी बर्थडे अब तब मनाएगा जब रिजल्ट आ जाए, फिर भी चलो कर देते हैं। देखिएगा हैप्पी बर्थडे। सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जब आप ग्रुप में या 4 लोगों में डिस्कशन करते हैं, आसपास रहते हैं जिन लोगों के, जो आपका एक ग्रुप है, इसलिए कहा जाता है बहुत ही वाइजली चूज कीजिए कि जिन लोगों की संगति में आप हैं। संगति महत्वपूर्ण है। तो जिस समाज में, जिस संस्कृति में, अगर आपको लगता है आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां बाकी लोग झूठ नहीं बोलते या बाकी लोग क्या नहीं है, वायलेंट नहीं है, हिंसक नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भी हिंसक बनेंगे या आप भी झूठ बोलेंगे, है ना। तो जिस एनवायरमेंट में आप हैं वो सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन
और ये आपकी अपनी समझ भी है। जरूरी नहीं है कि आप बस कॉपी करके सीख जाएंगे, हाँ ये नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। आप अपनी भी एक समझ डेवलप करेंगे इंटरेक्ट करके कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या लगता है। तो आपका तर्क, आपका संज्ञान, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका डिसीजन मेकिंग, ये सब भी बेहतर होते हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं चार लोगों से। जरूरी नहीं उनका थॉट आप अपने दिमाग में भर ही लेंगे, इंटरलाइज करके भी आपको अपनी क्या समझ बनानी है ये आपके ऊपर है। लेकिन सोसाइटी का इंटरेक्शन का प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पे है। दूसरी चीज है कल्चर यानी संस्कृति। भाई जिस समाज में आज जो करंट स्थिति है, संस्कृति क्या है, पहले से चली आ रही है बहुत सारी चीजें। किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या पूजा पाठ हो रही है, क्या कल्चर मतलब क्या नॉर्म्स हैं उस कल्चर में, कौन से फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, क्या रिचुअल्स हैं, किसी के जन्म में किस तरह से खुशी मनाई जाती है, किसी की शादी में किस तरह से आप खुशी मनाते हैं, या क्या एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप राजस्थान जाएंगे वहां अलग तरह के कपड़े हैं, वहां का कल्चर डिफरेंट होगा। आप यूपी जाएंगे वहां कुछ और होगा, है ना। और अगर आप क्या किताबें पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें मतलब जो आपका कल्चर है वो भी तो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, एक मूवी आई है शायद ना भी देखी हो, गुड बाय करके, अमिताभ बच्चन है उसमें। तो डेथ का सीन दिखाया हुआ है, उनका एक बेटा है जिसकी जो वाइफ है वो फॉरेनर है, ठीक। तो अब वहां पे डेथ में, हमारे यहाँ डेथ में नॉर्मल ज्यादा चटक मटक कपड़े नहीं पहनते हैं जो बहुत ज्यादा तड़कते भड़कते रंग के हों। व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं मूवीज में तो लोग, असलियत में तो इतना टाइम नहीं होता जब डेथ होती है कि व्हाइट कपड़े पहन करके जाओ। तो उस केस में मतलब इमीडिएटली दूर के लोगों में जा भी सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि बाकी लोग सब व्हाइट कपड़े पहन के आ रहे हैं और उसकी जो वाइफ है, जो उनका बेटा है, जो फॉरेनर बहू लेकर के आया है, वो ब्लैक एकदम एक ड्रेस पहन के आती है और चश्मा वश्मा लगा करके, क्योंकि वो उनका कल्चर है ना। अब उसको बताया नहीं तो वो एक अलग बात है, वो मूवी में थोड़ा एक फनी सीन क्रिएट करने के लिए मान सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कल्चर है। अलग अलग कल्चर में जो यहाँ सही है वो किसी और कल्चर में गलत हो सकता है, जो वहां गलत है यहाँ सही हो सकता है। तो बेसिकली जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसको 70 तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, बस दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। तीसरी बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज को बहुत महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, टूल यानी यंत्र माना है। किस चीज के लिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, आपका संज्ञान, आपकी समझ। भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज का यूज करके पढ़ रहे होंगे। मैं और आप बात कर पा रहे हैं, हमारा संज्ञान विकसित हो रहा है, आपको महत्व लग रहा है इस बात का, समझ रहे हैं आप कुछ चीजें, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। सब कुछ हम क्या है, अगर देखा जाए एक तरह से भाषा बहुत बड़ा यंत्र है हमारी समझ को विकसित करने में। ये समाज और संस्कृति भी ठीक से डिलीवर नहीं हो पाएगा अगर भाषा ना हो तो भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए SCL बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल इंटरेक्शन एक फैक्टर है, कल्चर एक फैक्टर है, लैंग्वेज एक फैक्टर है। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं एज पर वाइगॉस्की। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो वाइगॉस्की भाषा विकास को मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बच्चा दुनिया में आता है तो वो भाषा को सीख जाता है। और लैंग्वेज क्या है? एक टूल है जिसके माध्यम से हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कल्चर में, सोसाइटी में नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। भाषा के 3 रूप दिए हैं जिन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहला है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, यानी जब बच्चा बोल बोल करके समाज में, जैसे वो 2 साल का हुआ है, 2+ ईयर्स का अगर है, 2+ ईयर्स की एज में बच्चा बोलना शुरू करता है, दुनिया में बातचीत करना शुरू करेगा। मम्मी पानी दे दो, पापा खाना दे दो, या पॉटी आई है, वॉट एवर इट इज। बच्चा है 2-2.5 साल का, यही सब बातें करेगा ना। तो अगर हम देखें तो सोशल स्पीच क्या है? जब वो भाषा का इस्तेमाल करके दुनिया में इंटरेक्ट करना शुरू कर चुका है। फिर आता है सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज, वो है प्राइवेट स्पीच। निज वाक कह देते हैं इसको, मौन वाक कह देते हैं कई लोग, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो प्राइवेट स्पीच में 3+ साल के बाद, 3 से 6 वर्ष में होती है प्राइवेट स्पीच पे एक क्वेश्चन आता ही है। 3+ ईयर्स में बोल बोलकर खुद से बात करना। ये मान लीजिए आपका एक रूम है, ये प्राइवेट रूम है या आपका पर्सनल रूम है, इसमें आप बोल बोल करके बातें कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्पीच हो गई। मतलब मन में नहीं बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं। लेकिन यहां सोशल स्पीच में क्या होता था, लोगों से बोल रहे हैं, यहां आप खुद से बोलकर बातें कर रहे हैं, है ना। बोरा नहीं गए, अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चा प्राइवेट स्पीच का यूज करता है, स्वयं नियंत्रण के लिए 1 नंबर में पूछा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए, स्वयं नियंत्रण के लिए, या सेल्फ डायरेक्शन के लिए, खुद को दिशा देने के लिए। कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है कि एक बच्ची है जो टी-शर्ट
को फोल्ड करते समय खुद से बातें कर रही है, ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है। एक बच्ची है जो एक पजल बॉक्स है उसको एक साथ मिक्स करने में खुद से बातें कर रही है, अरे ये वाला शू नहीं, यहाँ पे तो ये वाला पैकेट, ये वाला पीस लगेगा, ये क्या है? ये प्राइवेट स्पीच है। खुद से बात कर रहा है बच्चा बोल बोल करके। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यार अटक रही है ना वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप खुद से बात करते हैं पेपर में भी, अरे अरे हिमांशी ने तो ये बताया था, है ना, लोगों को आवाजें आ रही होती हैं, वो क्या है? प्राइवेट स्पीच है। आप खुद से बोल बोल करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। साइलेंट इनर स्पीच, इसका थर्ड लेवल है, थर्ड टाइप है, जो 6+ एटलीस्ट और 7+ के बाद भी हमें एट टाइम्स देखने को मिलता है। तो 7+ ईयर्स में साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक। अब आपके सामने कोई खड़ा है, जरूरी नहीं आपको बोल के बताना है कि आप उससे कितनी नफरत करते हैं या प्यार करते हैं, आप मन में बोल सकते हैं। ये है साइलेंट इनर स्पीच, कि अब आप मन मन में, जैसे आप पढ़ने लगते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, जब आप छोटे होते हैं, याद कीजिए, अगर आप छोटे बच्चों को कहें, जब उसने नया नया पढ़ना सीखा है कि मन में पढ़ लो, उससे पढ़ा नहीं जाता, वो कहता है अरे यार ऐसे कैसे पढ़ लूं मन में, है ना, कि नहीं नहीं मम्मी मेरे से पढ़ा नहीं जाता। वो क्या है? क्योंकि अभी सोशल स्पीच आई है या हद से हद प्राइवेट स्पीच आई है, जब खुद से बोल बोल के बातें करे। साइलेंट इनर स्पीच जब आएगी तो ये स्पीच अंदर चली गई, वो मन में बोल पाएगा। ठीक है ना? तो ये हुई आपका थर्ड टाइप ऑफ स्पीच। इसमें जो प्राइवेट स्पीच है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने कहा है, और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ईगोसेंट्रिक उतनी नहीं मानी गई, बट इसको एक तरह से कि बच्चा सेल्फ सेंट्रिक है उस तरह से देख लिया गया। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। ये नहीं है कि नकारा ही गया हो, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वीडियो नहीं अटक रहा है तो आप बता सकते हैं, हम आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी बहुत यूज कर रहे हो, जाकिर कह रहे हैं। अरे इंग्लिश भी कर लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। ये नोट्स एक्चुअली ऐसे बने हुए हैं, तो जो जिस भाषा में चल रही है बात उसी भाषा में चल रही है। देखिएगा, समझ में आ रही है ना बात? हिंदी जाए तेल लेना, इंग्लिश जाए तेल लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बात समझ में आ रही है नहीं, कुल मिलाकर के, क्योंकि पेपर में बाइलिंगुअल आना है, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, 3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। ये नोट्स फ्री हैं, एक बार इनकी रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक 200-300 पेज की किताब पढ़ी थी और ये 40-50 पेज के नोट्स पढ़े थे, और क्या ज्यादा काम आया अंत में जब आप पेपर देने जाएंगे, है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है कि इस क्षेत्र में आपका विकास हो सकता है। एक चीज है स्कैफोल्डिंग, जिसको हम मचान या पाड़ या ढांचा कह देते हैं। हिंदी में 1700 नाम है इसके, बट इंग्लिश में याद रखिएगा कीवर्ड स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। यानी आप, बच्चा अटक रहा था किसी क्वेश्चन पे, आपने हिंट दे दी या प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया, कोई स्टेप सॉल्व कर दिया, तो ये स्कैफोल्डिंग है, जहां बच्चा अटके वहां टेम्परेरी मदद दे देना। ठीक। एक चीज है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने वाला व्यक्ति या अन्य, कोई भी व्यक्ति, एनीबडी हु नोज मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो या आपसे ज्यादा जानता हो। जैसे आपका दोस्त हो सकता है जिसका सब्जेक्ट मान लीजिए CDP उसका स्ट्रांग है, लेट्स लर्न से पढ़ता है भाई जमानों से, है ना। अब तो पढ़ा भी दी, पता नहीं कितने लोगों को, कितने हमारे लर्नर्स हैं जो कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें, या यूट्यूब पे चैनल्स पे पढ़ाते हैं, तो अगर हम बात करें तो वो एक्सपर्ट है भाई, उसको CDP समझ में आती है, आपको मैथ समझ में नहीं आता, तो आप उससे मैथ सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल हो गया मैथ सिखाते समय। अगर आप उसको CDP सिखा रहे हैं तो आप मोर नॉलेजेबल हो गए CDP सिखाते समय। एज मैटर नहीं करती, आपसे छोटा हो सकता है व्यक्ति, बड़ा हो सकता है। तो ये हुई बात स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प। ये स्कैफोल्डिंग जो टर्म है ये दिया ब्रूनर ने था, बट वाइगोस्की ही इसको यूज करते आए हैं, तो इन्हीं को साथ में लेकर के चलेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर, जो भी आपसे ज्यादा जानता हो व्यक्ति। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, फटाफट से समझेंगे और देखेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक। एक एरिया है A, इसको कई लोग एक्चुअल डेवलपमेंट बोल देते हैं, हालांकि वाइगोस्की ने इसका जिक्र नहीं किया है। तो ये A जो है, जितना आपको आज आता है, जो आपकी करंट नॉलेज है, कि आपको CDP में मान लीजिए 30 नंबर का आपकी CDP आती है और आपको 15 नंबर आपके बिना कोई सेशन देखे, बिना कुछ देखे आपके आ जाते थे। तो आपको जितना खुद से आता है वो एरिया है आपका A। ये है जो आपको इंडिपेंडेंटली बिना किसी की सहायता के आप खुद कर लेंगे 15 नंबर का। आपको चाहिए था 30 में से 30, आपने ढूंढा, किसी से पूछा भाई तूने किया था सीटेट, बहन तुमने किया था सीटेट,
कि ऐसे किया था, उसने कहा हिमांशी से पढ़ा था, या लेट्स लर्न देखा था, या ये नोट्स पढ़े थे, या फलानी किताब पढ़ी थी, या कुछ और पढ़ा था, या मैं पढ़ा दूंगी। आपने कहा ठीक है। तो इस केस में जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी इस एरिया के बाहर, जितना आपको खुद आता है उसके बाहर आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो हेल्प कहां मिलेगी? याद रखिएगा, इस एरिया में, जिसको ZPD कहते हैं। जितना आपको आता है उसके आगे जब आप जाते हैं, संभावना है कि आपके 30 में से 30 आ जाएं, लेकिन अभी 15 आ रहे हैं एक्चुअल में। अब 30 में से 30 लाने के लिए संभावना तो है आपके अंदर, ऐसा थोड़ी कि नहीं आ सकते। जब 15 आ रहे हैं तो इसका मतलब समझ में तो आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट कुछ तो, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें कि आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास कहां तक का है? 30 में से 30 लाने का। लेकिन आप अकेले नहीं कर पाएंगे ये काम, आप अकेले 30 में से 30 नहीं ला पाएंगे। या तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको हेल्प की जरूरत है। तो ये आपका संभावित विकास है। अब यहां तक आप पहुंच सकते हैं, यहां आप खड़े हुए हैं, बीच की मदद चाहिए, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो सीढ़ी है ना, जहां पे आपको हेल्प चाहिए, यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जो टेम्परेरी हेल्प है। ऐसा थोड़ी पेपर मैं देके आऊंगी, आप कितना भी मेरे सेशंस देख लीजिए, पेपर आप ही देके आएंगे। बस आपको एक टेम्परेरी हेल्प मिल गई जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो ये स्कैफोल्डिंग है, ये जो टेम्परेरी हेल्प है इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मचान कहते हैं। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे देना, हिंट दे देना, क्लू दे देना कोई, ये स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। जो ये स्कैफोल्डिंग देने वाला व्यक्ति है वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। एज में छोटा हो बड़ा हो, वाइगोस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की कह रहे हैं जिस समाज, जिस संस्कृति में जिसने खुद पे जितना काम किया है, जो माहौल खुद को दिया है, वो वैसा बन गया। ठीक, तो मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति। अब इस केस में अगर आप लेट्स लर्न से देख रहे हैं तो मोर नॉलेजेबल अदर मैं हो सकती हूं। अगर आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट, तो मोर नॉलेजेबल अदर वो चीज हो सकती है, वो आपको स्कैफोल्डिंग दे रही है। तो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर, ये ध्यान रखना है। तो ZPD क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जितना आप स्वयं कर सकते हैं, जितना आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ZPD है। तो A पॉइंट वो है जो आप लर्नर खुद से कर सकता है, ZPD वो है जहां पे अगर आपको सपोर्ट मिल जाए, विद सपोर्ट जो आप कर सकते हैं, और B एक पॉइंट है जो आप कर ही नहीं सकते, चाहे सपोर्ट मिले या ना मिले। अब आप साइंटिस्ट तो कल अचानक से नहीं बन जाएंगे, तो कुछ चीजें आपकी एबिलिटी के बाहर ही हैं, तो वो ZPD के भी बाहर हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है ZPD बढ़ नहीं सकती, ये डायनेमिक फील्ड है। पेपर में इस बार पूछा गया था कि क्या ये डायनेमिक है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो ZPD बिल्कुल डायनेमिक है, गतिशील है। एक बात बताइए, जब आपके 10 नंबर नहीं आ रहे थे, आपने एक वीडियो देखा, एक सेशन देखा, आपके आने लग गए 20 नंबर या 15 नंबर या 12 नंबर आए, आपको लगा यार समझ में तो आ रहा है कुछ कुछ। अब आपने चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू किया, नोट्स पढ़ लिए, वीडियो देखा, मैराथन सेशन देख लिया, क्या हुआ? वो संभावना बढ़ गई कि यार अब तो मैं 25 भी ले आऊंगा, और 25 आ रहे हैं तो 30 भी आएंगे कल। तो ये क्या हुआ? गतिशील है। ZPD क्या है? बढ़ती या टाइम के साथ चेंज हो सकती है, चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, गतिशील है। इसीलिए हम कहते हैं एबिलिटी इज इंक्रीजेबल, यानी हम एबिलिटी को, क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि हम खुद पे काम करें। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ते हैं। तो ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली और विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। तो बच्चा क्या कर सकता है विद और विदाउट सपोर्ट, उसके बीच का डिफरेंस ZPD है। चलिए, वो दायरा जहां अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आप कुछ कर जाएंगे। जैसे ये आपने देखा है, नोट्स में भी गिवन है, ZPD स्कैफोल्डिंग MKO में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो यहाँ पे एक फादर हैं जो साइकिल चलाना सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। हम सभी ने साइकिल ऐसी सीखी है, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाई है बचपन में। तो वो पीछे से पकड़ते हैं साइकिल तब तक, आजकल तो अलग अलग तरह की आ गई हैं, जब तक बच्चा खुद नहीं चलाने लगता, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं और आप चलाना सीख जाते हैं। फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, यार मम्मी ने धोखा दे दिया, चली गई वो, तो पहले तो पकड़ी हुई थी साइकिल। तो लेकिन आप सीख चुके होते हैं। जब ये हेल्प आपको मिल रही होती है, ये दायरा है आपका ZPD जिसमें आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं कि आप सीख सकते हैं। ये जो हेल्प देने वाला व्यक्ति है यानी फादर, यहां पर वो MKO है। फादर क्या है? MKO है। बच्चा बच्चा ही है, बच्चे का अपना कोई नाम नहीं है वाइगोस्की की भाषा में। यहां स्कैफोल्डिंग क्या है? ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प मिल रही है, ये जो पकड़ा जा रहा है पीछे से साइकिल को, ये स्कैफोल्डिंग है। साइकिल को पकड़ना स्कैफोल्डिंग है, लिखा हुआ है मैंने। ZPD क्या है? बालक को मदद मिलने पर सीखने का जो दायरा है कि वो साइकिल सीख सकता है, यही ZPD है, ठीक। और ये टेम्परेरी हेल्प है। स्कैफोल्डिंग तब तक ही तो दी जाएगी जब तक आप खुद नहीं सीख रहे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मतलब अदरवाइज ऐसा थोड़ी बच्चा साइकिल चला रहा है, आप जीवन भर उसके पीछे भाग रहे हैं, ये तो नहीं होता ना। और ये तो हम बात कर चुके हैं कि ZPD क्या है? किसी की मदद से विकास की संभावना को बढ़ाना। MKO कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो, जिससे भी आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, क्षणिक मदद है। जब तक आप खुद कर रहे होंगे तब तक आपको हेल्प मिलेगी, मतलब
जब तक इनिशियली जब आप खुद से नहीं कर पा रहे होंगे तब हेल्प मिलेगी। किसी स्टेप पे अटक गए आप मैथ सॉल्व करते समय, वो स्कैप फोल्डिंग है आपके लिए। ठीक, कुछ और टर्म्स हैं जो जनरली हम अवॉइड कर देते हैं, ये पढ़िएगा एक बार। वाइगॉस्की को ही लेकर के ये टर्म्स हैं। जब भी आपको पेपर में दिखे ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है, सोशल लर्निंग की बात हो रही है, कोऑपरेट करके सीखने की बात हो रही है, ये सब क्या है, यानी एक दूसरे का सहयोग करके, ये वाइगॉस्की की बात हो रही है। कहीं ना कहीं वाइगॉस्की सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनके थ्रू सीखने को महत्व देते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ग्रुप में, कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोलैबोरेटिव भी कि कोलैब करके एक दूसरे की सहायता करके सीख रहे हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। कोलैबोरेटिव में क्या है, सब साथ में आकर के सीख रहे हैं, कोऑपरेटिव में ज्यादा सहयोग मिल जाता है, कोलैबोरेटिव से बात लगभग सेम है। तो चाहे कोलैबोरेटिव लिखा हो, कोऑपरेटिव लिखा हो, असिस्टिव लर्निंग लिखा हो, असिस्टिव क्या है, कोई आपको असिस्ट करे। जैसे इंटर्नशिप्स लेते हैं लोग, तो वहां कोई असिस्ट आप किसी को कर रहे होंगे, या तो किसी की मदद लेना, असिस्टिव लर्निंग भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। पीयर ट्यूटरिंग एक वर्ड है, पेपर में बहुत पूछा गया, सहपाठी अधिगम कह देते हैं इसको, या समूह अधिगम। पीयर का मतलब ही आपकी उम्र का व्यक्ति, यानी बच्चे के क्लासमेट्स हो सकते हैं। सहपाठी अधिगम, सहपाठी अधिगम क्या है, यानी एक दूसरे के साथ बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा तुमको मैथ्स का ये वाला सवाल आता है, हाँ उषा मुझे आता है, तो वो कह रहा है अच्छा पीयूष मैं समझा देता हूं अगर तुमको नहीं आता है तो। ये क्या है, पीयर ट्यूटरिंग है, आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। अब कई लोग पीयर ट्यूटरिंग को ही ग्रुप मान लेते हैं। हाँ, ग्रुप लर्निंग है अपने आप में पीयर ट्यूटरिंग, लेकिन ग्रुप में टीचर भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन पीयर का मतलब है आपस में पीयर्स एक दूसरे को सिखा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर टीचर के पास जा रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग भी वाइगॉस्की ही इसके बारे में बात करते हैं। परस्पर शिक्षण, परस्पर शिक्षण क्या है भाई, परस्पर शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। कई लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा, वो कह रहे होंगे यार सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज पढ़ा के छुट्टी कर देते, क्या जरूरत थी इतनी कहानियां बताने की। क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपके। 10 चीजें 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है आप एक चीज 10 बार पढ़े। इस टाइम पे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हुए, पेपर में थियोरी पढ़ी भी होगी तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। गर्ल्स स्कूल जेंडर बायस का उदाहरण है, जेंडर इक्विटी का। शालिनी, ये नीड थी उस समय की, इसको आप इक्विटी भी कह सकते हो, बट यहां पे बायसनेस नहीं कह सकते। वो अपने आप की अपनी तरह की संस्था है कि समाज की वो नीड थी कि जरूरत पड़ी, है ना, तो ना तो उसमें बायसनेस है, इक्विटी कुछ हद तक आप कह सकते हो। देखिएगा ये ऑनलाइन की दुनिया में, स्पेशली मैं तो इतना फ्री डिस्कशन कर चुकी हूं पास्ट में, धीरे धीरे क्या हुआ है यूट्यूब पे बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेल डिस्कशन समझ पाना, है ना। क्योंकि बैचेस में तो जो लोग आते हैं वो बहुत ऑलरेडी सीरियस हैं, वो बैठ नहीं आए कि हमें 1-1.5 घंटा पढ़ाओ रोज। अदरवाइज यूट्यूब पे ये हो जाता है कि आप फटाफट फटाफट या तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, या फिर जितना हो सके शॉर्ट में बता के निकल जाओ। तो उस केस में आप लोग इतनी हिम्मत से टिके हुए हैं 3 दिनों से, वो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आते हैं कोहलबर्ग पे। ये बात हुई वाइगॉस्की की। कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो कोहलबर्ग ने किसकी थियोरी दी, नैतिक विकास की। नैतिक विकास किसके अंतर्गत आता है, सोशल डेवलपमेंट के। सामाजिक विकास के अंदर आता है मॉरल डेवलपमेंट, या सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनिमल्स को तो जरूरत नहीं है क्या सही और क्या गलत, ना उनके लिए झूठ सही ना उनके लिए कुछ